हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट हो आपका हिंदी, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडल टेस्ट पेपर नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में जो पैटर्न आता है उसी के आधार पर लिए गए हैं। सारे ही टॉपिक को कवर किया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और 30 में से आपके कितने स्कोर बनते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर बताएंगे कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो देखिए, हिंदी में जो है गद्यांश आता है, तो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये गद्यांश है, इसको आप वीडियो पॉज करके ध्यान से पहले पूरा रीड कीजिएगा ध्यान से। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। कोई भी समाज शून्य से जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, तालाबों, खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो आई होप आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, गद्यांश से रिलेटेड। हमें इसी के आधार पर इनका उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न है, जमीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, इसमें नहीं है। कई बार क्या है, जल्दबाजी में हमें नहीं पढ़ते और हम टिक लगा देते हैं। इस बार रीट में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब जमीन शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो पृथ्वी जमीन का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, विटप है, वो विटप जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ये पादप, पेड़, तरु कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, ये सभी एक ही वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं। तो विटप वृक्ष का पर्यायवाची है, ना कि जमीन का। धरती हो गया, धरणी हो गया, और वसुधा हो गया, वसुंधरा हो गया, भूमि, ये सभी, धरा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये पृथ्वी जमीन के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवित का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं आप सभी को पता है। जिस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो जीवित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मृत हो जाएगा जीवित का विलोम शब्द। अजीवंत का जीवंत हो जाएगा, अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। तो देखिए, ये ध्यान में रखना है विलोम शब्द का। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग देखें तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर देखें अनु उपसर्ग के शब्द, तो जैसे अनुराग हो गया, अनुराग, इसमें भी अनुपसर्ग लगा हुआ है। उसी के साथ अनुदान, अनुचर, ये सभी किसके हैं? उपसर्ग के शब्द हैं। वहीं अप उपसर्ग के देखें तो अपमान, अपहरण, अपकार, ये सभी किसके हैं? अप उपसर्ग के हैं। उप उपसर्ग के देखें तो उप के हैं उपकार, उपभेद, उपमा, उपचार, ये सभी उप उपसर्ग के पर्यायवाची शब्द उपसर्ग हैं। अनुपसर्ग के शब्द अगर देखें तो अनपढ़, अनमोल, अनजान, असमान, ये सभी किसके हैं? अनुपसर्ग के शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलजुल कर समास का विग्रह है। समास लिखा हुआ है, ये समात नहीं है। तो मिलजुल का समास विग्रह क्या होगा? मिलजुल का समास विग्रह होगा मिल से जुल नहीं, मिल और जुल, मिल और जुल जो होगा, मेल जोल होता है, मिल जुल नहीं। ये देखिए, मेल जोल होता है।
मेल जोल शब्द किसका समास विग्रह है? मिल और जुल इसका राइट आंसर होगा। समास विग्रह करना है ना, बिल्कुल मिल जुल है तो मिल और जुल जो है वो समास विग्रह हो जाएगा मिलजुल का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? इसमें नहीं पूछा है, तो अब उपसर्ग मैंने आपके बताए थे, किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। तो किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? तो अगर हम देखें लोगो, तो लोगों में भी प्रत्यय लगा है, पशुओं में भी प्रत्यय है और सदस्यों में भी प्रत्यय है, लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। पीढ़ी शब्द में प्रत्यय का आभास नहीं होता। सदस्य लोग लोगों होते हैं। पशु जैसे कि पशुओं में भी ओ प्रत्यय लगा है, तो लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश भी दिया गया है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके ध्यान से आपको पढ़ना है। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ रहा है। धरती व वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। आज स्थिति ये हो गई है, न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो जल प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अभी भी इन्हें नहीं संभालें, उनके विनाशकारी परिणाम शीघ्र हमारे सामने आएगी। तो ये आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द हैं, तो देखिए तद्भव शब्द सबसे पहले होते क्या हैं? वे शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन उनका हिंदी में आने के बाद अर्थ या रूप परिवर्तित हो जाते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द अगर हम देखें तो दोहन शब्द है, वो तद्भव शब्द ही होगा। दोहन जैसे गाय का दूध दोहना, भैंस का दूध दोहना, गाय धोना, दूध दोहना, ये सभी किसमें आगे दोहन शब्द है, वो तद्भव का ही रूप है। वहीं वैशैला अगर देखें तो विषयुक्त होता है, वैशैला विषयुक्त होता है। शुद्ध अगर देखें तो पवित्र इसे कह सकते हैं हम, हिंदी में आने के बाद इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। दूषित कहें तो दोषयुक्त हो सकता है। तो दोहन शब्द है वो तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ये नहीं शब्द है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए जिसका अर्थ, जिसका वचन या लिंग नहीं बदलता है वो कौन सा शब्द है? सबसे पहले लिंग क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप में किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो ये ध्यान में रखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द है जिसका वचन या लिंग नहीं बदलता है? तो आलसी का बिल्कुल वचन या लिंग बदलता है। जैसे काम से जी चुराने वाला क्या होगा? आलसी होगा। वैसे ही लिपि किसी चिन्ह लिखने की विधि या ढंग होती है, वो लिपि होती है। दीवार का अगर देखें तो दीवार मतलब मिट्टी की दीवार, प्राचीर, ये भी लिंग इसका परिवर्तित या वचन परिवर्तित हो जाता है। परंतु जल शब्द एक ऐसा है जिसका ना ही लिंग बदलता है ना ही इसका वचन बदलता है। एक वचन बहुवचन किसी भी श्रेणी में नहीं आता, वचन नहीं बदलता है। तो जल शब्द वचन और लिंग में परिस्थिति में इसी में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी चौराहे पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए चौराहा, ये चौराहा शब्द है, इस पर रेखांकित है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो चौराहा पर भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? चौराहा। तो चौराहा अगर देखें तो चौराहा शब्द में अर्थ हमें बताना है। तो एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते आपस में मिलते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हो वो क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। यानी चार रास्तों का समूह या चार रास्तों का मिलने का जो स्थान होता है वो चौराहा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए।
तो देखिए उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ हमें बताना है। उपयोगितावाद ये सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाती है। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत है। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन क्रम है और उपयोग में लाने का भाव। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद क्या है? एक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, नैतिक विकल्पों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हो, उनके हित के बारे में सोचा जाता हो, उनके हित के साधन बन के रहता हो, तो ये क्या होता है? उपयोगितावाद है। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन क्रम ही क्या है? उपयोगितावाद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो देखिए यदि हम अभी भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो ये कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा, भविष्यत काल होगा, जिसमें वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ये सब जैसे संभावना सूचक शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो संभावित भविष्य काल कहलाता है, जिसमें संभावना या शायद व्यक्त किया जाता है। तो इसमें देखिए विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, तो आएंगे शब्द कौन सा होगा? तो इस संभाव्य भविष्य काल माना जाएगा, इसका उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें देखिए सदैव दो मात्राएं इसमें लगेंगी, सदैव। तो सदैव शब्द में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सदा प्लस एव जो है वो सदैव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, सदा प्लस एव। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें संधि हम अगर देखें तो सदैव शब्द में अगर संधि विच्छेद हम नॉर्मली देखें तो इसमें देखें वैसे तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा सदैव। इसका संधि विच्छेद अगर हम करके देखें तो सदा प्लस एव, ये सही उत्तर हो जाएगा। सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा, सर्वदा, हरदम, ये होते हैं। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदा प्लस एव और कौन सी संधि होगी? नेक्स्ट देखिए, धीर शब्द में भाववाचक है, ये वाचक संज्ञा बनाने का रूप होता है। तो धीर शब्द का भाववाचक संज्ञा धीरता ही बनेगा। धीरता का मतलब क्या होता है? जो मन की शक्ति हमें मुश्किल से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, उसका सामना करने की हिम्मत जो देती है वो धीरता होती है। धैर्यता क्या होती है? सहनशीलता होती है। धैर्यता, सहनशीलता, धैर्यता होती है। वहीं धीरत्व क्या होता है? जिसमें धीर होने का भाव होता है और धीरज मतलब धैर्य होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरता। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने आप, स्वयं आदि सर्वनाम कौन से सर्वनाम के भेद हैं? तो देखिए अपने आप या स्वयं ये सभी किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ये सभी उदाहरण किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कछुआ शब्द है तो कछुआ शब्द कौन सा शब्द है? तो कछुआ शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? हिंदी के में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं पर उनका रूप परिवर्तन हो जाता है हिंदी में आने के पश्चात, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन सा हो गया? हम लिखे आम हो गया, पत्थर हो गया, मछली, धरती, ये सभी कौन से शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। तो इसमें कछुआ शब्द कौन सा शब्द होगा? कछुआ शब्द होगा कौन सा? तद्भव शब्द होगा कछुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टूटी कुर्सी किनारे रख दो, इसमें विशेष्य है। तो टूटी कुर्सी किनारे रख दो, वाक्य में अगर विशेष्य देखें तो किनारा जो है वो विशेष्य है, क्योंकि किनारे तो ये क्या है? ये इसमें विशेष्य है। कुर्सी टूटी हुई है लेकिन कुर्सी रखने की बात की जा रही है, इसलिए विशेष्य क्या होगा? इसलिए कि विशेष्य होगा किनारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवाड़ी या बातारी फुलवारी भी इसे कहते हैं, किसकी रचना है? तो बातारी फुलवारी है वो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन? विजय दान जी देथा, इनकी प्रसिद्ध रचना है बातारी फुलवारी।
ये राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित कहानियों का इसमें संग्रह है और टोटल इसमें खंड देखें तो इसमें टोटल 14 खंडों में ये बटा हुआ है। बतारी फुलवारी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो विजयदान देथा जी की रचना है बतारी फुलवारी। ये टोटल 14 खंड इसमें है। अगला प्रश्न है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है दुख सहना। अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना जो होता है वो अंगारों पर लौटना। अगला प्रश्न है, पदबंध हिस्सा होता है। तो पदबंध किसका हिस्सा होता है? पदबंध होता है वाक्य का हिस्सा। जब वाक्य में एक से ज़्यादा पद मिलकर इनका एक इकाई बनाते हैं और उस इकाई से संयुक्त इकाई को क्या कहते हैं हम? उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे इकाइयों का एक दो इकाई आपस में मिलकर एक नई इकाई बनाती है संयुक्त इकाई, उसे पदबंध कहा जाता है। जैसे लड़का जाता है तो वाक्य में लड़का जो है वो एक पद है। वहीं अगर देखें छोटा लड़का जाता है तो छोटा लड़का एक क्या है? पदबंध है। तो ये वाक्य पदबंध किसका हिस्सा है? वाक्य का है। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो देखिए वाक्य के जो अंग होते हैं, वाक्य के अंग अगर हम देखें तो 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? वाक्य के 2 अंग, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष्य कहेंगे। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, अधजल घघरी डैश 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 जाए। तो अधजल घघरी छलकत जाए, आप सभी को आता होगा ये। तो अधजल घघरी छलकत जाए, ये एक क्या है? ये एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। मतलब थोड़े में घना ज्ञान वाला व्यक्ति अधजल घघरी, जिसे आता कुछ नहीं लेकिन ज्ञान देने में माहिर, तो अधजल घघरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है, भाषा के कौशल हैं। तो भाषा के कौशल 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो इसमें कौन सा कौशल? भाषा के कौशल टोटल 4 हैं, परंतु इसमें कौन सा कौशल नहीं है पूछा है? तो रटन जो है भाषा का कौशल है पूछा है, इसमें तो 3 नहीं है ना। श्रवण कौशल भाषा का कौशल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के 4 कौशल मैंने आपको बता दिए, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल भाषा का कौशल है। अगला है, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। तो भाषा जो शिक्षण है उसका सामान्य सिद्धांत तो रोचकता भी होनी चाहिए, बहुमुखी प्रयास और क्रियात्मकता, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है, ये भाषा को सीखने का एक माध्यम है। इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी को किसी प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, इस बात पर बल दिया जाता है। तो इसमें बालक जो है वो भाषा को समझने के साथ साथ उसका प्रयोग करना सीख लेता है। तो ये भाषा को शिक्षण है, उसके सिद्धांत ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, राधा गाना गाएगी वाक्य किस काल का है? तो सबसे पहले काल क्या होता है? काल क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण होता है, जो कि कार्य के होने के समय का बोध कराता है ना, वो काल होता है। मोस्टली काल कितने तरीके के होते हैं? तो काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है और एक भविष्य काल होता है। 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान और भविष्य। तो देखिए, राधा गाना गाएगी, गाएगी, ये कौन से काल के उदाहरण हम मानते हैं? तो भविष्य काल के ये उदाहरण है। भविष्य काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाना गाएगी यानी भविष्य में। अगला प्रश्न है, भाषा विकास कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मोस्टली 4 अवस्थाएं होती हैं भाषा विकास की। प्रथम अवस्था, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक प्रयत्न से सीखता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या करता है? ध्वनि का अनुसरण करके उसका उच्चारण करना वो सीखता है। और तीसरे में वाक्य में प्रयोग करने लग जाता है। और चौथी जो अवस्था है उसमें ग्रहणशीलता से बालक का तीव्र गति से विकास होता है। तो भाषा विकास की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको चारों बता दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का परिणाम है? तो शिक्षा का परिणाम इनमें से कौन सा है? जैसे कि परिपक्वता, योग्यता, बुद्धि और नौकरी। तो बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। बुद्धि के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है और बुद्धि का विस्तार होता रहता है। तो बुद्धि एक प्रकार की क्या है? योग्यता है बुद्धि, तो जिसमें व्यक्ति की परिपक्वता उस सभी शामिल होती हैं बुद्धि के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें, शिक्षा का परिणाम क्या है? बुद्धि के माध्यम से ही शिक्षा को मतलब ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी बालकों की ग्रहण शक्ति एक समान होती है, क्या ये सही है?
तो देखिए कक्षा में सभी बालकों की ग्रहण शक्ति एक समान होती है, बिल्कुल कभी अलग अलग होती है, कभी कभी शायद होती है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो सदैव एक समान नहीं हो सकती है, कभी प्राय नहीं, शायद। तो इसका आंसर अगर हम देखें एक समान नहीं होती है, प्राय नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना आप सभी, क्योंकि सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। सबको किसी चीज़ को सीखने में कम समय लगता है, किसी को अधिक समय लगता है। सभी की बुद्धि का विकास अलग अलग तरीके से होता है, तो इसलिए सभी जो क्लास है उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीखते हैं। सबकी बौद्धिक क्षमता एक समान नहीं होती है, सबकी सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो प्राय नहीं इसका राइट आंसर, क्योंकि बालकों की ग्रहण शक्ति एक समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्व तत्व अगर हम देखें तो स्वीकार्यता, उपयुक्त माध्यम, स्पष्ट विचार या जटिल भाषा। तो देखिए जो संप्रेषण का माध्यम अगर देखें हम तो स्पष्ट विचार जो है वो संप्रेषण का उचित माध्यम है। इसके द्वारा अच्छे से सीखा जा सकता है संप्रेषण के द्वारा। तो जैसे भाषा, तकनीक, शैली, ये सभी क्या हैं, संप्रेषण के माध्यम हैं। तो इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, इसमें स्पष्ट विचार होने चाहिए, तभी अच्छे से समझ आता है। अगला प्रश्न है, भाषा के व्यवहारिक रूप कितने होते हैं? तो भाषा के व्यवहारिक रूप अगर हम देखें तो दो होते हैं व्यवहारिक रूप भाषा के। कौन से? एक उच्चारित होता है और एक लिखित रूप होता है। लिखित और उच्चारित यानी वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और जिन रूप में इन वर्णों को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और एक कौन सी भाषा होती है? एक उच्चारित करके मतलब मौखिक और लिखित आप इसे कह सकते हैं, दो तरीके की होती है। तो भाषा के व्यवहारिक रूप कितने होते हैं? दो होते हैं, एक उच्चारण के द्वारा और एक लिखित भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा बिंब मूलतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो भाषा बिंब मूलतः क्या होते हैं? दृश्य बिंब होते हैं, विचार बिंब, भाव श्रव्य बिंब या उपयुक्त सभी। तो भाषा इसमें सभी उत्तर हो जाएगा। दृश्य बिंब भी होते हैं, विचार बिंब भी होते हैं और भाव श्रव्य बिंब भी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के विशेषता है। तो किंडरगार्टन जो विधि है उसके प्रणेता हम अगर देखें तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि इसके प्रणेता कौन है? इस विधि के सिद्धांत किसने दिया था? किंडरगार्टन विधि का सिद्धांत फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई थी कि स्वतंत्र वातावरण होता है, एकता की भावना, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण इसमें होता है। तो एकता की भावना जो है वो किंडरगार्टन विधि की विशेषता ही है। प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करवा के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्र वातावरण होता है, खेल का जो माध्यम है वो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो किंडरगार्टन विधि, एकता की भावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रोबेल के द्वारा ये दी गई थी। तो ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चाहे आप लेवल फर्स्ट के लिए हो, चाहे लेवल सेकंड के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने जो मॉडल टेस्ट पेपर पहले अपलोड है चैनल पर वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको भी जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।